कल हमारा जो लास्ट पॉइंट था योगिक मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज, तो इसमें हमने आसन के बारे में समझ लिया था कि हमको किस तरह के आसन करने होते हैं। वो आसन जो हमारे पेनक्रियास को मसाज करें, स्टिमुलेट करें, इस तरह से आसन हमें करने होते हैं। उसमें कौन कौन से आसन आते हैं? या तो फ्रंट बेंडिंग के, या फिर ट्विस्टिंग के, और कुछ आसन बैक बेंडिंग के हैं। तो उस तरह से अगर हम देखें तो मांडूकासन में जब हम दोनों अपनी हथेलियों की मुट्ठी बनाते हुए नाभि के आसपास रखते हैं और सामने की तरफ झुकते हैं, तो जिन्होंने ये किया होगा आसन, उन्होंने फील किया होगा कि वो दोनों मुट्ठियों का जो प्रेशर है वो आपके पेनक्रियास पर और उसके आसपास ही पड़ता है। ठीक है। उसी तरह से भुजंगासन, सुप्त मत्स्येंद्रासन, इसमें देखिए आपकी पूरी बॉडी ट्विस्ट हो रही है। तो इस तरह से वो आसन जिसमें हम बॉडी को ट्विस्ट कर रहे हैं, या फ्रंट बैक कर रहे हैं, या बैक बेंड कर रहे हैं, ये सब आसन हेल्पफुल होते हैं डायबिटीज के मैनेजमेंट में। ये स्ट्रेस और ये सब हम देख चुके थे। प्लीज म्यूट कर लें जिनका भी माइक अनम्यूट है, प्लीज। नेक्स्ट हमने देखा था कि योग से इसको आगे और कैसे मैनेज कर सकते हैं, जिसमें शवासन से सभी परिचित हैं, योग निद्रा, प्राणायाम और कुछ टाइप्स के मेडिटेशन। इसमें एक चीज और ध्यान रखें कि जब भी कोई डायबिटीज का यौगिक मैनेजमेंट मतलब क्या होता है किसी भी बीमारी का, कि जब भी कोई, जैसे सपोज डायबिटीज का कोई पेशेंट आपके पास आया, तो वो जैसे ही आपके पास आता है और 1 महीने बाद अपनी ब्लड शुगर या लेवल को चेक कराता है, और अगर उसमें फ्लैक्चुएशन नहीं होता है, तो वो सीधा आप पे ब्लेम लगाता है कि 1 महीने से कर रहे हैं और कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। लेकिन इस चीज को हमेशा ध्यान रखें कि यौगिक मैनेजमेंट का अर्थ होता है कि आपकी बॉडी को उस बीमारी से जो लॉसेस हो रहे हैं उनको स्लो कर देना और आपकी बीमारी को सरवाइव करने के लिए तैयार करना। ठीक है। तो यदि हम डायबिटीज के कंसर्न में इस बात को लेते हैं, तो डायबिटीज में क्या होता है, आपने देखा होगा जो डायबिटिक होते हैं उनके मसल्स लॉस होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, खत्म होते जाते हैं, और धीरे धीरे उनके शरीर के ज्यादातर मसल्स जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। और सेकंड, उनके पैरों पे, जो हमने डायबिटिक फुट पढ़ा था, डायबिटिक हैंड, इन पे मोस्टली, और आंख, इन पे असर आता है। तो जब हम योग करते हैं तो मान लीजिए आपके मसल्स डायबिटीज के कारण लॉस हो रहे हैं, तो मान लीजिए आपके अगले 10 साल में वो पूरे मसल्स लॉस होने वाले हैं। 80% मसल्स आपके खत्म हो जाएंगे डायबिटीज के कारण। लेकिन यदि आप रोज योग करते हैं तो यही मसल्स जो 80% 10 साल में आपके खत्म होने वाले थे, ये 25 साल में होंगे। ठीक है। तो योग प्रबंधन का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक बीमार बिगड़े हुए मैकेनिज्म को लेकर आए और अचानक से हमारे पास कोई जादू है और हम उसको ठीक कर दें। योग प्रबंधन का मतलब ये होता है कि उस बीमारी से भविष्य में आपको जो 5 साल में आपकी बॉडी में डैमेज होने वाला है, लॉसेस होने वाले हैं, वो 15 साल में हो। ठीक है। जैसे नी प्रॉब्लम है, अगर नी प्रॉब्लम लेके व्यक्ति आता है तो हम उसको योग कराते, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका नी ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव डिजीज है। हाँ, लेकिन क्या होगा कि जहां तक उसका डैमेज हो चुका है वहां पर रुक जाएगा। हम नी के आसपास के मसल्स, लिगामेंट की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे जिससे उन बोन पर कम प्रेशर आए। तो जो नी, आपका नी रिप्लेसमेंट 5 साल में होने वाला है, वो आपका 15 से 20 साल में हो। तो ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए कि योग मैनेजमेंट का अर्थ होता है कि किसी भी बीमारी जिससे वो व्यक्ति पीड़ित है, उससे उसकी बॉडी को भविष्य में जो जो डैमेज होने वाला है, लॉस होने वाले हैं, उसको स्लो करना,
उसके टाइम ड्यूरेशन को धीमा करना, बढ़ाना, और उसकी जो प्रोग्रेस है उसको धीमा करना और धीरे धीरे रोक देना। ठीक है। अब योग निद्रा और शवासन में मैं एक चीज को थोड़ा स्पेसिफिक करना चाहूंगी। ये पिक आप देखें तो हमेशा जब हम योग निद्रा और शवासन कराते हैं तो इसमें देखिए आपने एक रोल जो है वो सिर से पूरा बैक बोन के सहारे तक गया है। तो ये प्रोसेस क्या करती है, आपके चेस्ट को पूरा ओपन कर देती है। देख रहे हैं इसमें शोल्डर्स आपके डाउन हो गए हैं, जो हमारे लगातार एज फैक्टर के कारण सामने की ओर आते जाते हैं। अलाइंड शोल्डर क्या होता है कि लगभग 180 डिग्री पर हमारे दोनों शोल्डर होने चाहिए। लेकिन जब हम लगभग 50-55 की एज पर आते हैं, और ये डिपेंड करता है कि आपका पोस्चर कैसा है, आप उसको किस तरह से यूज कर रहे हैं, लेकिन एक एवरेज देखें तो ये 175 या 170 के एंगल पर आ जाते हैं, सामने की तरफ इस तरह से घूम जाते हैं, जिसको हम रोल शोल्डर भी बोलते हैं या सी शोल्डर भी बोलते हैं। तो ये आपके चेस्ट को पूरा ओपन अप नहीं होने देते हैं, और जब तक चेस्ट पूरा ओपन अप नहीं होगा तब तक ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं होगी। तो उसके लिए अगर किसी व्यक्ति के रोल अप चेस्ट हैं तो आप उसको इस तरह से एक सपोर्ट देंगे। प्लीज म्यूट कर लीजिए माइक प्लीज। सो एक सपोर्ट देंगे आप, और जिससे उसके चेस्ट पूरी तरह से ओपन अप हो जाए। सेकंड, इसमें क्या होगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि मान लीजिए उसको नी की प्रॉब्लम है, तो ये जो नी के बीच में गैप दिख रहा है, अगर आप मान लीजिए आधे घंटे उसको योग निद्रा कराने वाले हैं तो ये हैंग पोजीशन में रहेगा, तो यहाँ के मसल्स पेन करने लगेंगे। तो आप इसी तरह का एक रोल या एक टॉवल को रोल करके या छोटा पिलो नी के नीचे भी लगा सकते हैं, यदि फ्लोर और नी के बीच में गैप अधिक है। तो इस तरह से आपको पहले उस व्यक्ति को फ्लोर पर लिटा के और देखना है कि उसको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ उसकी बॉडी हैंगिंग पोजीशन में आ रही है, और उसको सपोर्ट दें। उसके बाद ही, जैसे इसमें लिखा, एक एक करके सभी अंगों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। तो यदि सपोज उसके शोल्डर रोल्ड हैं और वो नीचे की तरफ खिंच रहे हैं, लगातार दर्द करने लगे और ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, तो वो अपने अंगों पर ध्यान केंद्रित कर ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि उसकी पूरी बॉडी एक कंफर्टेबल जोन में हो। ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पर आते हैं, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड आपको जब पिट्यूटरी पढ़ाया था तो उसके साथ आपको बताया था कि पीनियल ग्लैंड भी होती है, ये हमारे सिर में होती है। और हमारे जो हेमिस्फीयर होते हैं, आपको 2 हेमिस्फीयर बताए थे, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर, उसी के अंदर ये काफी गहराई में होती है। ये जो ग्रीन पोर्शन आपको दिख रहा है ये पीनियल ग्लैंड है। और सेकंड डायग्राम में आप देखें, पीनियल और पिट्यूटरी दोनों ग्लैंड्स की पोजीशन बताई है। तो पीनियल को अगर आप देखें तो ये लगभग हमारे ब्रेन के बीचों बीच है, काफी अंदर है, डीप में है। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एकदम सरफेस पे है। ठीक है। और जैसे ही हमारा यंग स्टेज आती है तो हमारी ये जो पीनियल ग्लैंड होती है ये एट्रोफी हो जाती, मतलब इस ये क्षरण होने लगता है, ये सिकुड़ जाती है। और जब तक हमारी ओल्ड एज आती है तब तक ये कैल्सिफाइड हो जाती है, कि एक पॉइंट के रूप में बस दिखती है कैल्शियम के। और ये जो पॉइंट होता है, जब एक्सरे वगैरह होता है तो उससे लोकेशन दूसरे अंगों की इससे ही कंपेयर करके देखी जाती है। और इससे जो भी हार्मोन्स निकलते हैं कौन से, या उनका क्या काम है, ये सारी चीजें अभी तक साइंटिफिक नहीं खोज पाए हैं, अज्ञात हैं ये सभी। इसको थर्ड आई भी बोलते हैं योग में, ये नाम आपने काफी सुना होगा। तो जो पिट्यूटरी और पीनियल दोनों ग्लैंड को आज्ञा चक्र से रिलेटेड माना गया है और इन्हें थर्ड आई बोला गया। नेक्स्ट है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो है ये हमारी थोरेसिक कैविटी में रहती। थोरेसिक कैविटी मतलब कहाँ, हमारे चेस्ट के आसपास का रीजन। तो हमारे जो चेस्ट में हमारे हार्ट होता है, हार्ट के पास लगभग ये पाई जाती है।
इसमें आपको पोजीशन ये सेकंड वाले देखिए, ये ऊपर थायराइड है और नीचे ये हार्ट है। हार्ट के जस्ट ऊपर ये थाइमस ग्लैंड है और थाइमस ग्लैंड ऐसे 2 लोब्स में होती है, एक राइट और एक लेफ्ट लोब, और बीच से सेंटर से ये जुड़ी हुई होती है। लेकिन ये जो ये जो एंडोक्राइन होती है, इसमें भी इसके भी जो कोशिकाएं हैं उनके कार्य अभी तक अज्ञात हैं, उनकी जानकारी नहीं है। और इसमें ब्लड वेसल्स तो बहुत होती हैं, लेकिन इसमें फाइबर्स बहुत कम होते हैं। और ये एज के हिसाब से इसका जो साइज है, आकार है, वो एज के हिसाब से अलग अलग होता है। लगभग बच्चों में 2 साल तक ये ग्लैंड ग्रोथ करती है और 2 साल के बाद ये सिकुड़ती जाती है और एक बहुत सिकुड़ी हुई छोटी सी अवस्था में ये यंग अवस्था तक आते आते रह जाती है। इसमें टी सेल्स पाई जाती हैं और ये जो टी सेल्स होती हैं, ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बनाए रखती हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे और प्रॉपर हमारी रोगों से रक्षा हो सके। और दूसरा, ये जो हमारा एक ग्रोथ हार्मोन्स होता है जो बोन का विकास करता है या बोन का डेवलप करता है, तो जब तक हमारी बोन पूरी तरह से विकसित नहीं हो जाती है, तब तक उसके विकास पर नियंत्रण भी ये टी सेल्स रखती हैं। तो इसके भी बहुत अधिक कार्य ज्ञात नहीं है। लास्ट हमारा आता है गोनेड्स, मतलब जेनाइटल आर्गन्स या जेनाइटल ग्लैंड्स। ये 2 होती हैं, मेल में होती है टेस्टिस और फीमेल में होती है ओवरीज। और ये हमारे जितने भी रिप्रोडक्टिव फंक्शन है उनको रेगुलाइज भी करती है और कंट्रोल भी करती है। मेल में ये टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करती है और फीमेल में ये ईस्ट्रोजन और प्रोस्टेरॉन, ये 2 हार्मोन्स को सीक्रेट करती है। और इनका जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो इनका हम डिटेल उसमें पढ़ेंगे। और ये दोनों हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं सारे प्रजनन तंत्र की जो भी क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रण करने के लिए और उनको रेगुलाइज करने के लिए। ये हार्मोन्स जो भी आपको बताए हैं। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का जो लेवल है जो कि मेल में पाया जाता है, इसका लेवल कुछ इस तरह से होता है कि जब लगभग 10 साल का होता है, एज में बढ़ता है, 20 तक ये अपने मैक्सिमम लिमिट पर होता है। 20 के बाद ये कम होना शुरू हो जाता है और लगभग 70 तक ये पूरा बहुत ही कम हो जाता है हमारी बॉडी में। सो इस तरह से ये हमारा पूरा एंडोक्राइन ग्लैंड्स का सिस्टम है।